माँ सरस्वती के आशीष से पूर्ण इस सभागार में मैं विज्ञान भारती की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो सत्र है ये शिक्षकों के साथ विज्ञान भारती के संवाद का सत्र है। कि विज्ञान भारती का जो मूल हेतु है उसमें आप सबका समावेश करते हुए इस चर्चा को पूर्ण करना है, ऐसी जिम्मेदारी मुझे इस सत्र में दी गई है। तो थोड़ी सी बातचीत आप सबके साथ करूँगा, क्योंकि जब मुझे बताया गया कि ये सत्र शिक्षकों के साथ है तो सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है शिक्षकों से बातचीत करना है, शिक्षकों के बीच कोई बात रखना, क्योंकि अक्सर बात रखने का काम आप लोगों का होता है और सुनने का काम बाकी सबका होता है। इस सत्र में थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि बात रखने का काम मुझे दे दिया और थोड़ा थोड़ा सुनने का काम आपको दे दिया। और मुझे लगता है शिक्षक के लिए सबसे कठिन काम है, क्योंकि लंबे वर्षों से जब से पढ़ाना प्रारंभ किया होगा हमें बताने का पता है, हमें समझाने का पता है, हमें सुनाने का पता है, लेकिन सुनने का कहीं ना कहीं वो बातें थोड़ी पीछे छूट जाती हैं। आप लोग लंबे समय से शिक्षण कर रहे हैं और आपके बीच मैं अपनी बात रख रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और इस दुस्साहस के लिए इस शहर के गुरुजनों के बीच मैं बोल रहा हूँ उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी। लेकिन संगठनात्मक व्यवस्था है तो ये काम मुझे करना ही है। कुछ बातें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले। आप सारे लोग शिक्षक हैं ऐसा मुझे बताया गया है। आप में से स्कूली शिक्षा से संबंध रखने वाले लोग कौन कौन है वो जरा अपने स्थान पर हाथ ऊपर करें, जो स्कूली शिक्षा से। ठीक है, इतने लोग विद्यालयी शिक्षा से। आप में से महाविद्यालयों से यहाँ पर पधारे हुए लोग कौन कौन से हैं वो जरा हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है लगभग 55-45 का रेशो है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत ईमानदारी से हम करेंगे, क्योंकि हमारे विद्यार्थी यहाँ नहीं है और होंगे भी तो बहुत पीछे होंगे, तो आप लोगों का जो रिएक्शन इस सत्र में है वो उन तक नहीं पहुँचेगा। तो बहुत ईमानदारी से कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूँ। बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाने वाले लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और विद्यालयों में इस भारत की कोमल आने वाली पीढ़ी तैयार करने वाले शिक्षक भी यहाँ हैं, जो उस मानव को ढालने का काम कर रहे हैं जो भविष्य के भारत का नागरिक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ बैठे हैं, वो उस मानव को और अच्छा और सुदृढ़ और स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं, जो वर्तमान भारत का वोटर है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न ये करना चाहता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं, बहुत ईमानदारी से हृदय के साथ इस बात का उत्तर दीजिएगा। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि हृदय से बोलोगे तो बात हृदय तक पहुंचेगी, तो मैं प्रश्न हृदय से कर रहा हूं, आप उत्तर हृदय से दीजिएगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले सोच लिया था कि हम पढ़ाने का ही काम करें? ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, इतने लोग लगभग मुझे लग रहा है 80% लोग हैं जिन्होंने तय कर लिया था पहले ही कि हम पढ़ाने का ही काम करेंगे, क्योंकि जब रुचि का काम मिल जाता है तो उसमें आनंद आता है और रुचि का काम नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों ने तय तो कर लिया था कि हम पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन बाद में समझ आया कि हम कुछ और करते तो ज्यादा बेहतर करते। ऐसे कितने लोग हैं वो जरा हाथ ऊपर, जिन्हें लगता है कि कुछ और करते। लगता बहुत लोगों को होगा, कहना बड़ा कठिन काम, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी समस्या सच को स्वीकार करना ही है। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि हम कुछ और करते तो और अच्छा करते? ऐसा किसी को नहीं लगता। इसका मतलब सभी के सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय शिक्षकगण, वो अपने जीवन की उत्कृष्ट अवस्था में है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अपने जीवन के हाईएस्ट दौर में है, जो उन्हें चाहिए था मुझे लगता है पूरे मिल गया, ऐसा हम मान सकते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पढ़ाने के काम में अब आनंद आ रहा है? चलिए, मैं समझ गया बहुत सारे लोग जो है, बहुत कम लोग सच बोलेंगे। आप सबको आनंद आ रहा है। मैंने ऐसा इसलिए सब बातें इसलिए पूछी क्योंकि जिस काम में आनंद नहीं आता वो धीरे धीरे नीरस हो जाता है, और जो काम नीरस हो जाता है उसमें हम अपना 100% नहीं दे पाते, और जब 100% नहीं दे पाते तो जिनको बनाने का काम, जिनके निर्माण का काम हमारे कंधे पर सौंपा गया है, उसमें बहुत ज़्यादा ईमानदारी नहीं रह जाती।
इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक कहानी आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। उस कहानी के अंत में एक प्रश्न होगा, वो प्रश्न का जवाब आप लोगों से लूंगा। ये आप लोगों की कोई परीक्षा नहीं है, बस ये चर्चा को आगे बढ़ाने का एक क्रम है। इसके बाद हम आनंद के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ा पाए, बस इसलिए। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति को बताया गया कि आपको, ये भोपाल है, ऐसे मान लीजिए कि बताया गया कि भोपाल से ग्वालियर की तरफ जाना है। मैं ग्वालियर से यहाँ आया हूँ क्योंकि, तो बताया गया कि आप लोगों को भोपाल से ग्वालियर की तरफ जाना है किसी पैदल यात्रा में, और बताया गया कि आपको सीधे चले जाना है। और बताया गया कि जाते 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 आगे जाके एक चौराहा आएगा। आपको जब पता समझाया गया तो कुछ इस तरह समझाया गया जैसे मैं बता रहा हूं। आपसे कहा गया कि आगे एक चौराहा आएगा, उस चौराहे पर एक इंडिकेटर लगा होगा। उस इंडिकेटर में 4 डायरेक्शन बने होंगे जो कुछ इस तरह होंगे। 4 डायरेक्शन ऐसे दिख रहे होंगे। उस इंडिकेटर पे एक डायरेक्शन आगे की तरफ ऐसा होगा, एक डायरेक्शन ऐसा होगा, और एक डायरेक्शन ऐसा होगा, और एक डायरेक्शन इस रास्ते की तरफ होगा जिस रास्ते से हम आ रहे हैं। ये 4 डायरेक्शन वाला इंडिकेटर लगा है, और इस 4 डायरेक्शन में एरो का निशान बना हुआ है, और इन चारों डायरेक्शन में 4 शहरों के नाम लिखे हुए हैं। आपको बताया गया कि आप भोपाल से चलिए, आगे जाके एक चौराहा मिलेगा। उस चौराहे पर इस तरह का एक पिलर लगा हुआ है। उस पिलर पर 4 इंडिकेटर लगे हुए हैं। उस इंडिकेटर में जिस तरफ ग्वालियर का डायरेक्शन लगा हो उस तरफ आप मुड़ जाइएगा, आप ग्वालियर पहुंच जाएंगे। इस तरह का पता समझा के आपको भेजा गया। कोई गूगल आप, उस जमाने की बात है कि जब ये सारी चीजें, ये सारी तकनीकें नहीं थी। अब आप चल दिए, आप आगे जाके उस चौराहे पर पहुंचे जिस चौराहे पर वो पिलर लगा हुआ था, जिस पिलर पर 4 एरो बने हुए थे, जहां से आपको तय करना था कि ग्वालियर किस तरफ लिखा है, और वो एरो जिस तरफ भी बना हुआ था उस तरफ मुड़ के आपको ग्वालियर पहुंचना था। जब आप उस चौराहे पर पहुंचे तो आपने देखा कि वो जो पिलर लगा था जिस पे डायरेक्शंस बने हुए थे, वो पिलर टूटकर एक तरफ गिरा पड़ा है। अब आपके लिए कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि आपको पिलर से डायरेक्शन देखना था कि किस तरफ जा रहा है, और पिलर टूटा हुआ पड़ा है। अब वो पिलर अगर आप वापस वहां खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आप सही कैसे कर पाएंगे कि किस तरफ ग्वालियर है, क्योंकि हो सकता है वो पिलर पहले ऐसा हो और आप जब नए डायरेक्शन सेट करें तो वो ऐसा हो जाए। तो जो ग्वालियर इधर होना चाहिए था वो ग्वालियर इधर हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे तय करेंगे कि आपको किस तरफ टर्न लेना चाहिए? कौन आंसर देगा इस बात? ये प्रश्न आप लोगों के सामने ओपन है। आपको ही बताना है कि अब उस चौराहे पे आप खड़े हैं, दुविधा की स्थिति में खड़े हैं, संशय की स्थिति में खड़े हैं। अब कैसे तय करेंगे कि किस तरफ जाना है? हाँ बताइए, आपको जो ठीक लग रहा हो वो बताइए। जरूरी नहीं है मेरा ही उत्तर सही हो। जी सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग जोर से तालियां बजाकर इनके उत्तर का समर्थन कीजिए। भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सर ने एकदम ठीक उत्तर दिया है कि उस पिलर को किस तरफ खड़ा करना है। बाकी 3 डायरेक्शन तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि हम आए किस रास्ते से। और जब हमें यह पता है कि हम आए किस रास्ते से हैं, अगर हम आने वाले रास्ते का निरीक्षण ठीक से कर लेते हैं, अगर हम उस रास्ते को अपने विवेक से निश्चित कर लेते हैं कि हम आए इस रास्ते से हैं, और जिस रास्ते से हम आए हैं जब उस रास्ते को ठीक कर लेते हैं तो बाकी 3 रास्ते या हमारा आने वाला पथ जो है वो अपने आप सुनिश्चित हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। इस बात से आप सभी सहमत हैं? सहमत है ना? तो हमने आने वाला रास्ता ठीक कर लिया तो बाकी जिस रास्ते पर हमें जाना है उस रास्ते का हमें पता चल गया। ये बात इसलिए रखी कि भारत की गति और जीवन की दशा भी कुछ ऐसी ही होती है। जिस रास्ते से हम यहां तक पहुंचे हैं और जिस रास्ते से भारत यहां तक पहुंचा है, जिस रास्ते से भारत का समाज यहां तक पहुंचा है, अगर हम उस रास्ते का अवलोकन कर लेते हैं, अगर हम उस रास्ते का, भारत के अतीत का अवलोकन कर लेते हैं,
भारत की अब तक की हजारों वर्षों की यात्रा को समझ लेते हैं, अर्थात जिस मार्ग से भारत यहां तक पहुंचा है उस मार्ग को पहचान लेते हैं, तो भारत का आने वाला जो पथ है उसको लेकर हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। ठीक बोल रहा हूं ना? तो आने वाले पथ को लेकर हमारी दृष्टि स्पष्ट हो, इसके लिए आवश्यक है कि भारत जिस रास्ते से यहां तक पहुंचा है उसके बारे में जानकारी। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है जब विद्यार्थियों के बारे में अतीत की बात होती है तो विद्यार्थी भी आजकल बहुत समझदार और बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो रोक देते हैं इन बातों से क्या होने वाला है, आगे आने वाले समय में क्या ठीक करना है वो बताइए। तो वहां हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बताएं कि जो बीत गया है उसी के आधार पर तय होगा कि आने वाला समय अच्छा कैसे हो सकता है। क्योंकि जब हम भारत के अतीत में झांकते हैं, आप सब लोगों ने, भले ही आप लोग विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन आप लोगों ने 9वीं 10वीं में इतिहास भी पढ़ा होगा, और उस इतिहास में हमने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता को, उस इतिहास में पढ़ा होगा हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सुव्यवस्थित नगर नियोजन को, हमने पढ़ा होगा कि भारत के अंदर बहुत ही व्यवस्थित नगर की रचना थी। उस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल में हमने पढ़ा है कि भारत के अंदर एक व्यवस्थित साहित्य का तंत्र विकसित था, और उसके बाद गुप्त काल और मौर्य काल में हमने पढ़ा है कि भारत बहुत अच्छी। वो तो आप ही करवाना, मेरे को बोल के क्या होगा। जब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल, इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भारत तो अच्छा था। सफाई से होने वाला है। जब भारत के इस इतिहास को जानते हैं तो पता चलता है कि भारत तो समृद्ध भी था, भारत तो स्वावलंबी भी था, भारत तो संस्कृति में भी संपन्न था, भारत तो साक्षर भी था। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ तो हम देखते हैं, हमारे यहाँ एक शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन करने वाले बहुत बड़े विचारक धर्मपाल जी लगभग अपने जीवन के 35 वर्षों तक ब्रिटेन में रहे, वहां उन लाइब्रेरीज में उन पत्रों का अध्ययन किया जो सन 1700 से सन 1900 तक भारतीय डीएम्स ने, भारत के कलेक्टर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखी। उस पत्राचार में